नमस्कार, जय हिंद साथियों। साथियों, मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, जैसा कि एसएससी जीडी 2026 वालों के एग्जाम 18 मई से यानी कि आज से थर्ड शिफ्ट के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, पर डे दोस्तों 3-3 शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं और 18 से 23 मई तक थर्ड शिफ्ट के एग्जाम होने हैं। उसी हम लोगों ने भी तीनों शिफ्टों के पेपर देखे और उन्हीं पेपर के हिसाब से हम लोग आप लोगों के लिए रैपिड फायर प्रैक्टिस के रूप में किसके रैपिड फायर जीके के और जीएस के 20 क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। ठीक है, तो आप लोग इन 20 क्वेश्चंस को देखिए और मुझको कमेंट में अपना आंसर जरूर बताते रहिए। ठीक है ना, आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने 20 क्वेश्चन में अपने कितने क्वेश्चन किए। ठीक है, करेक्ट। और यूपी पुलिस वाले ये लोग भी तैयार हो जाएं, क्योंकि जैसे क्वेश्चन इनके भी एसएससी जीडी वालों के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग फिर बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। हमसे अंतःस्रावी ग्रंथि जो नहीं है इसमें, यानी कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन है, एक नहीं है, वही नहीं वाली हमसे पूछ रहा है। आप लोग बताइए इसमें कौन सी नहीं है। लार ग्रंथि नहीं है, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। तो इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं कि ये हार्मोन का उत्सर्जन करती हैं। हार्मोन का उत्सर्जन तो अंतःस्रावी ग्रंथियां और बाह्यस्रावी ग्रंथियां दोनों करती हैं, लेकिन अंतःस्रावी उत्सर्जन क्या करती हैं, ये डायरेक्ट रक्त में उत्सर्जन करती हैं। ठीक है, डायरेक्ट रक्त में। और जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं, ये डायरेक्ट रक्त में अपना उत्सर्जन नहीं करती हैं, ये किसी नलिका में पहले उत्सर्जन करती हैं, फिर उसके बाद नलिका से हो करके जो हार्मोन होता है वो रक्त में जाके मिलता है। ठीक है, तो ये अंतर होता है अंतःस्रावी ग्रंथि में और बाह्यस्रावी ग्रंथि में। आप लोगों ने अभी तक आंसर बता दिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लार ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यह एक एक्रोसाइन ग्रंथि है, यह नलिकाओं के साथ जुड़ी है। यानी कि आप लोग मान लीजिए वास्तविक ग्रंथि है। ठीक है, यह ग्रंथि क्या करती है, लार पैदा करती है। और पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां हो जाएंगी। तो हम लोगों का ऑप्शन अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है, लार ग्रंथि नहीं है, यह वास्रावी ग्रंथि है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिए, अभी आपके एग्जाम में ये देखने को आप लोगों को मिल सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्या हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है। ये दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नोटिस आ गई एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 भर्ती परीक्षा वालों के लिए। हम लोगों ने आज सुबह 11 बजे, आप लोगों को हम पर डे बताते हैं कि हम लोग अभी मिसलेनियस एक्सरसाइज लेकर के आ रहे हैं। मिसलेनियस क्या, जैसे कि एग्जाम पैटर्न में अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सेम उसी पैटर्न में हम लोग आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चन पर डे लेकर के आते हैं 11 बजे। ठीक है, इसमें हम लोगों ने आज, ये आप लोग मानिए कि सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने रेशियो प्रोपोर्शन से लिया है। उसके बाद हम लोगों ने रेलवे से संबंधित यानी कि रेल से संबंधित क्वेश्चन एक लिया है, एक क्या दो क्वेश्चन है। हम लोगों ने परसेंटेज से संबंधित भी क्वेश्चन इसमें कराए हैं, जो कि आप लोगों के सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है एग्जाम में। उसके बाद हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन करवाए हैं, 3D ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन करवाए हैं। हर एक टॉपिक से आप लोगों को एक एक या दो दो क्वेश्चन अभी एग्जाम जितने भी हो रहे हैं देखने को मिलते हैं। ठीक है, उन्हीं बेस पर हम लोग पर डे प्रैक्टिस करते हैं सुबह 11 बजे। आप लोग देख लीजिए करिए, ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 27 मिनट का वो सेशन रहता है और ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि आप लोग अगर उनको देखेंगे तो मेरा यकीन मानिए आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग टाइम निकाल करके उस सेशन को भी जरूर देख लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में शामिल है। पॉलिटी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे सभी के घर में हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में 6 से 14 वर्ष के बच्चे ना हो। नौकरी लगने के बाद सबसे पहला काम यही होता है कि पहले शादी करो, उसके बाद तुरंत से बच्चे कर लो। तो बच्चे 6 से 14 वर्ष वाले बच्चे दो ही अच्छे, लेकिन अब दो का भी हटा दीजिए, बच्चा केवल एक ही अच्छा। अब बच्चे हटाइए, बच्चा कहिए। ठीक है, तो बताइए अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 21 ए में या अनुच्छेद 26 में। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 ए में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा, 86 नंबर का। इसमें दोस्तों आर्टिकल 21 ए में मूल अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किसके मूल अधिकार के रूप में, यानी कि फंडामेंटल राइट के रूप में, मूल अधिकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है यानी कि लागू है। क्या है कि निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल कर दिया गया है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में 100% दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि हमारा थर्ड क्या कहता है। कह रहा है निम्नलिखित में से
कौन से स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल लूट कांड में शामिल नहीं था? नहीं था शामिल, यानी कि जो 4 ऑप्शन है इसमें 3 लोग शामिल थे। एक कोई नहीं शामिल था, बताइए वो कौन नहीं था? चंद्रशेखर आजाद नहीं थे, भगत सिंह नहीं थे, अशफाक उल्लाह खां नहीं थे या रामप्रसाद बिस्मिल नहीं थे। काकोरी रेलकांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी को किया गया। कब दोस्तों? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी रेल और उसी के बीच में एक ये काकोरी स्टेशन पड़ता है, उसी स्टेशन में ट्रेन को लूट लिया गया। ठीक है, इस कांड में भगत सिंह शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों कर्म नहीं था, ये कांड था, क्योंकि कर्म तो सभी लोग करते हैं और ये जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल, इन लोगों ने कांड किया। ठीक है, काकोरी रेल लूट कांड। ऐसा ही कांड हम सबको करना है, जो कि अपना एग्जाम निकाल करके फिर अपने मोहल्ले में कांड करके दिखा देना है। मोहल्ले में, गांव में, ठीक है, सभी जगह कांड करिए, कर्म करना बंद कर दीजिएगा, तभी तो राजा वाली पर्सनालिटी आएगी। यही तो अवध ओझा सर बताते हैं कि राजा की पर्सनालिटी कर्म करिए नहीं, करिए केवल कांड। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा व्हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चलिए बताइए, व्हेन सॉन्ग, व्हेन मीन्स जब, सॉन्ग मीन्स गाना, जब उसने गाना गाया तब वो भारत आया। आप लोग बताइए कि कब उसने गाना गाया? हर्षवर्धन के शासनकाल में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, या स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त? कौन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, व्हेन सांग ये 629 ईस्वी से लेकर के 645 ईस्वी तक भारत में रहा है दोस्तों। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में इसने शिक्षा ग्रहण की है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। व्हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कैसे अच्छे आदमी थे ये लोग कि बताइए, वहां से ज्ञान की खोज में चीन से चलकर सब हिमालय पर्वत को पार करके कहाँ से आ जाते थे यहाँ शिक्षा की खोज में। ठीक है, कह रहा है बंगाल का विभाजन करने वाला वायसराय था। बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले आप लोग ये याद रखिए। ठीक है, कौन था? ऑप्शन हमको दिया हुआ है, मिंटो था, कैनिंग था, मेयो था या कर्जन था? तो लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है कि सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। सिपकीला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, जम्मू और कश्मीर में? कई बार दोस्तों मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा चुका हूँ। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है सिपकीला दर्रा। और जम्मू कश्मीर में कौन सा है? जम्मू कश्मीर में है जा से जम्मू कश्मीर और जा से जोजिला। ठीक है, जा से जम्मू और जा से जोजिला। और सिक्किम में हो जाएगा नाथुला। कौन सा? नाथू। सिक्किम में रहते हैं नाथूराम, वहीं में नाथुला दर्रा हो जाएगा। और उत्तराखंड में नीतियां बनती हैं, क्योंकि देवभूमि है, भगवान लोग नीतियां बनाते हैं, तो नीति दर्रा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। कह रहा है अष्टाध्यायी के लेखक थे। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? सुखदेव थे, पाणिनि थे, वाल्मीकि थे या वेद व्यास थे? वेद व्यास तो दोस्तों महाभारत के लेखक हैं। ठीक है, ये तो मुझको पता है। वाल्मीकि ये दोस्तों रामायण के लेखक है, ये भी मुझको पता है और आप लोगों को भी पता है। तो अष्टाध्यायी के हो जाएंगे पाणिनि। ठीक है, और श्री सुखदेव जी महाराज ये हो जाएंगे भागवत महापुराण के, क्योंकि अगर आप लोगों ने भागवत सुना होगा तो उसमें जितने भी भागवत कहने वाले होते हैं कथावाचक, वो बार बार यही कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज यह कह गए, श्री सुखदेव जी महाराज यह कह गए। इसका मतलब सुखदेव जी महाराज ने भागवत पुराण की रचना की है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पहुंच गए हैं। कह रहा है द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? राज्यकाल में, वो भी सेकंड नंबर वाली है, आप लोगों को जरा ढंग से आंसर बताना है। शिशुनाग के, महापद्मनंद के, कालाशोक के या उदयभद्र के? तो दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन है, यानी कि सेकंड नंबर का। ठीक है, किसके? कालाशोक के संरक्षण में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कालाशोक के संरक्षण में। ये दोस्तों शिशुनाग वंश से संबंधित था। ठीक है, शिशुनाग वंश का था ये कालाशोक, इसी के संरक्षण में हुई थी द्वितीय बौद्ध मतलब संगीत। ठीक है, और इसी बौद्ध संगीत में 2 भागों में बट गया था बौद्ध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में, 1870 में, 1880 में या 1885
1965 में। तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना 1875 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ पे? मुंबई में की थी इसकी स्थापना। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, आप लोग यकीन मानिए, आप लोगों को अभी जो आप लोग एग्जाम देने जाएंगे उसमें आप लोगों को देखने को जरूर से जरूर एक दो क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों 10-15 मिनट के अगर सेशन में आप लोगों को दो क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? मौलिक अधिकार अभी आया था, आर्टिकल नंबर 21A से संबंधित था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना। ठीक है, वो भी मौलिक अधिकार है। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। यूएसए के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार, आप लोग ये भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। कह रहा है पंचायती राज को सुदृढ़ यानी कि मजबूत करने हेतु कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, 73वां संशोधन, 44वां संशोधन, 86वां संशोधन या 42वां संशोधन। 86वां तो मैंने अभी बताया, इसमें जोड़ा गया आर्टिकल 21A, ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों 73वां संशोधन किया गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1992 ईस्वी में 73वां संशोधन, जिसमें कि पंचायती राज व्यवस्था को 11वीं अनुसूची में दोस्तों जोड़ा गया। ठीक है, और उसके बाद 74वां संशोधन किया गया था, उसमें 12वीं अनुसूची नगर पंचायत से संबंधित जोड़ दिया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आप लोग दोस्तों एक क्वेश्चन देखते रहिए और सुनते रहिए, और इनके जो ऑप्शन है वो जरूर मुझको कमेंट में बताते रहिए, क्योंकि अगर आप लोग ऑप्शन बताएंगे तो क्या है कि जब आप लोगों को ये क्वेश्चन सामने देखने को मिलेगा तो आप लोगों को तुरंत ऑप्शन याद आ जाएगा। ठीक है, कि मैंने ये वाला ऑप्शन सर को लिख के टाइप किया था। कह रहा है क्वेश्चन 12, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? सब दोस्तों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस किस में हम लोग इंपॉर्टेंट लगाएं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप जाएगा। दोस्तों आप लोग हर एक क्वेश्चन इसी तरह से याद करिए जैसे कि ये छपेगा ही। अगर एसएससी जीडी में नहीं छपेगा तो मुझे पता है जितने स्टूडेंट एसएससी जीडी का पेपर दे रहे हैं वो सभी स्टूडेंट यूपी पुलिस का पेपर भी देंगे। ठीक है, तो दोस्तों याद करते जाइए अच्छे से। पुलिस का पेपर है, पॉलिटी भर भर के उसमें पूछेगा आप लोगों से, 40 क्वेश्चन आने हैं जीके जीएस के। ठीक है, भर भर के आप लोगों से पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे, तो हर एक क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड वेरी वेरी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। कह रहा है बताइए परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए समवर्ती सूची में शामिल है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिसमें कि राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में ये अनुसूचियों के बारे में बताया गया है। सबसे पहली होती है संघ सूची, दूसरी होती है दोस्तों राज्य सूची, तीसरी होती है समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची में केवल संघ को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची में राज्य को, समवर्ती सूची में दोनों को। तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची में आता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कह रहा निम्न में से कौन उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? मरुस्थल उष्ण कटिबंधीय नहीं है, यानी कि जो चार ऑप्शन है इसमें 3 उष्ण कटिबंधीय हैं, एक नहीं है। वो वाला हमसे बताइए जो नहीं है। तो गोबी नहीं है, अरबिया नहीं है, कालाहारी नहीं है या अटाकामा नहीं है। तो दोस्तों गोबी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोबी मरुस्थल ये दोस्तों शीतोष्ण मरुस्थल है, यानी कि ठंडी जगह में होता है, और उष्ण कटिबंधीय का मतलब है गर्मी वाले जगह में। ठीक है, तो दोस्तों ये जो गोबी मरुस्थल है इसका विस्तार कहाँ पर है? इसका विस्तार चीन और मंगोलिया में है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना, आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट वाला पूछ लेगा। कौन सा? ठंडा वाला। और अरबिया, कालाहारी और अटाकामा ये तीनों हो जाएंगे उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? सिनकोना, सिनकोना का कौन सा भाग? सिनकोना एक पौधा है, सदाबहार पौधा है। ठीक है, हमेशा रहता है, ऊंचे वृक्ष के रूप में दोस्तों ये बनता है। दोस्तों इसकी छाल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सिनकोना की छाल से दोस्तों कुनैन की दवा बनती है। किसकी? कुनैन की दवा, इसकी सिनकोना की छाल से। कुनैन का जो उपयोग है वो मलेरिया के उपचार में होता है। ठीक है ना,
इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट रहता है। सिनकोना हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? छाल। अभी पूछ लेगा मलेरिया में किसका उपचार में? कुनैन का उपचार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? कह रहा है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? नीति आयोग जो कि NITI इसका राइट इंग्लिश नेम है। नीति नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। ट्रांसफार्म कर देना है यानी कि इसको बदल देना है। नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। ठीक है, यह सोचने वाला एक टैंक है। भारत के विकास के मतलब बारे में ये सोचेगा, भारत के विकास के बारे में रणनीतियां तैयार करेगा। ठीक है, इसी वजह से ये थिंक टैंक है। योजना आयोग के स्थान पर इसका कब नामकरण बदला गया? 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर इसका नाम कर दिया गया नीति आयोग। मैंने अभी बताया आप लोगों को, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया ये उसका सही नाम हो जाएगा। ठीक है, और इसके हेड PM होते हैं जो कि अभी मोदी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है TAB का टीका किस रोग से बचाव करता है? TAB का टीका किस रोग से बचाव करता है? मियादी बुखार से, डिप्थीरिया से, काली खांसी से या तपेदिक से? तो दोस्तों जो ये TAB है इसका टीका मियादी बुखार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको दोस्तों टाइफाइड कहा जाता है। ठीक है ना, टाइफाइड से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मियादी बुखार से तो आप लोगों के ऊपर उड़ गया होगा। ठीक है, ये दोस्तों एक संक्रामक रोग है और साल्मोनेला टाइफजी जीवाणुओं के रोग से होता है। ठीक है, इस रोग की वाहक मक्खियां होती हैं। दूषित जल भोजन आदि को ग्रहण करने से टाइफाइड होता है। ठीक है, टीका क्या है? TAB, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? सबसे अंतिम स्थान, सत्याग्रह जब वो करते थे तो सबसे लास्ट में किसको मतलब क्या करते थे? बहिष्कार करते थे, धरना देते थे, हड़ताल देते थे या उपवास करते थे? तो सबसे लास्ट में हड़ताल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी दोस्तों हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान पर रखते थे। ठीक है ना, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी जनवरी में लौट करके आए थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ पर स्थित है? खाद्य प्रौद्योगिकी का यानी कि फूड टेक्नोलॉजी का। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या इनमें से कोई नहीं या नई दिल्ली में? तो दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक में क्या? कर्नाटक के मैसूर में स्थित है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान। 1950 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है केसर प्राप्त किया जाता है। केसर किससे प्राप्त किया जाता है? केसर को क्या कहते हैं? सैफरॉन। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा इंग्लिश में। पुष्प वर्तिकाग्र से, पत्ती से, वाह दलपुंज से या कलिका से? किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों पुष्प वर्तिकाग्र से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुष्प के ऊपर जो दानेदार होता है वर्तिका, उसी से प्राप्त किया जाता है केसर को, उसी से निकाला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। और भारत में सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन जम्मू एंड कश्मीर में होता है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। कह रहा भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। किस मामले में? संविधान के बुनियादी ढांचे का यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर, इसका कह रहा है सिद्धांत किस मामले में दिया? गोलकनाथ के मामले में, सज्जन सिंह मामले में, केशवानंद भारती मामले में या शंकरी प्रसाद मामले में? दोस्तों केशवानंद भारती मामला, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस मामला है। 24 अप्रैल 1973 ईस्वी को केशवानंद भारती मामले की सुनवाई की गई और इसमें भारतीय उच्च न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने माननीय लगा देंगे हम लोग बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कुछ भी हो, आप कोई भी अमेंडमेंट करें यानी कि संशोधन करें, लेकिन संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है यानी कि बुनियादी ढांचा है वो बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, यही संविधान में मतलब उच्चतम न्यायालय ने कहा। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि मुझको उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। ठीक है ना, रैपिड फायर के रूप में हम लोगों ने बिल्कुल फिनिश कर दिए हैं। आप लोग अगर इस केवल 10-15 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों क्लास हुई होगी, इसको अगर आप लोग सही से
फिनिश करेंगे तो आप लोग मेरा यकीन मानिए आप लोगों को इससे 2 से 3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है? और यूपी पुलिस वालों के लिए मुझको लगता है कि कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्लास थी, तो आप लोग भी इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हम लोग सुबह 11 बजे पर डे आप लोगों के लिए इन्हीं जो पर डे आप लोगों के शिफ्ट में पेपर होते हैं, इसी पेपर के बेस पे 15 क्वेश्चंस मैथ के कवर कराते हैं। तो आप लोग उस सेशन को भी देख लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? जिससे कि आप लोगों को ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासें मिलती रहें और आप लोगों का 2026 में जो सिलेक्शन का सपना है वो बिल्कुल पूरा हो जाए, ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं सुबह 11 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।